क्लास 11 का ये गति नियम का पार्ट है। गति के नियम का 4 पार्ट। इसमें थोड़ा सा हम आपको बता दें कि 1 न्यूटन में 10 के घात 6 डाइन होता है, या ये भी कह सकते हैं कि 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में 10 के घात 6 डाइन होता है। ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और न्यूटन सेम मात्रक होते हैं, ठीक है, MKS के। 1 किलोग्राम वेट में यानी 1 किलोग्राम भार में 9.8 न्यूटन होता है, ठीक है, और 1 ग्राम भार में 980 डाइन होता है, ठीक है। याद रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है और आता नहीं है लोगों को। इसमें पढ़ते हैं हम लोग संवेग, मोमेंटम। किसी वस्तु के द्रव्यमान m और उसके वेग v के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं, है ना, या उस वस्तु का मोमेंटम कहते हैं, ठीक है। जैसे P बराबर m इंटू v, ये वस्तु का द्रव्यमान m, उसका वेग v का गुणनफल, इसको हम क्या कहेंगे, संवेग। ये जो दिया हुआ है ये प्रमाणिक जो है सूत्र है, और जो नीचे दिया हुआ है ये सदिश सूत्र है, इसको सदिश सूत्र बोला जाता है। इसमें v वेक्टर है, ठीक है, और p वेक्टर है, m वेक्टर नहीं है, यानी m अदिश राशि है, ये दोनों सदिश राशि। मात्रक है केजी मीटर पर सेकेंड, राशि सदिश है, इसकी विमा MLT-1 होती है। एक खास बात होती है इसमें, वो देखिए कि वस्तु का जो संवेग है, रेखीय संवेग, वस्तु में उपस्थित गति का मान है। जो रेखीय संवेग होता है किसी वस्तु में, ठीक है, वह उस वस्तु के गति का मान है, यानी गति बढ़ता जाएगा तो उसका संवेग जो है, रेखीय संवेग क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक और भी है कि रेखीय संवेग को एकांक समय में रोकने वाला आवश्यक बल भी कहते हैं। यानी रेखीय संवेग जो होता है उसको 1 सेकंड में जितना भी बल लगाकर रोक दें वह उसका संवेग ही हो जाता है। क्योंकि हम लोग पढ़े थे, तो वस्तु का रेखीय संवेग वस्तु में उपस्थित गतिमान है, गति का मान है। दूसरा है रेखीय संवेग को एकांक समय में रोकने वाला आवश्यक बल भी कहते हैं, ठीक है। और एक चीज और देखिए कि बाह्य बल अगर कार्य न करे, किसी वस्तु पर अगर हम बाह्य बल नहीं लगा पाते हैं या नहीं लग पाता है, तो वो संवेग क्या होता है, नियत रहता है। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु है आपकी, ये चल रही है वेग से, द्रव्यमान है, तो इसका संवेग नियत होगा तब तक जब तक इस पर कोई बाह्य बल ना लगे। बाह्य बल का मतलब होता है जैसे घर्षण बल लग जाएगा तो इसका संवेग घट जाएगा, और अगर कोई त्वरित बल लग जाएगा तो इसका संवेग बढ़ जाएगा। यानी बाह्य बल की अनुपस्थिति में सभी वस्तुओं का या किसी वस्तुओं का संवेग नियत होता है, ठीक है। अगला आपको दे रहे हैं हम कि समान वेग से गतिमान 2 वस्तु में, अगर कोई 2 वस्तुएं हैं समान वेग से गतिमान हो, ठीक है, तो भारी वस्तु का जो संवेग होता है वो अधिक होता है ना। जो भारी वस्तु होती है उसका संवेग क्या होता है, अधिक होता है। आप समझना चाहिए तो समझ लीजिए। जैसे एक वस्तु है आपकी, है ना, इनका वेग समान है, 2 वस्तु हम आपको दिखा रहे हैं 1 2, इनका वेग समान है। देखिए दोनों को भी हमने दिखाया, लेकिन इसका द्रव्यमान अलग अलग है। M1 m है, M2 m है, 2m है मान लीजिए, या M2 है मान लीजिए, अलग अलग। इनका संवेग अगर हम करेंगे तो याद रखिएगा, जब वेग नियत हो गया तो संवेग के सूत्र में P बराबर होता है mv। तो इस स्थिति में v नियत हो गया तो P प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, m। यानी जो वस्तु भारी होगी
अगर ये द्रव्यमान जिसका बड़ा होगा, इन दोनों में से जिसका द्रव्यमान बड़ा होगा उसका संवेग क्या होगा, अधिक होगा। तो देखिए हमने दिखाया है कि m1 बड़ा है m2 से, तो उसका p1 बड़ा होगा p2 से। ठीक है, यानी भारी वस्तुओं का जो संवेग होता है नियत वेग के लिए अधिक होता है। कि दो वस्तुएं चल रही हैं और उनका वेग समान है, तो जो दोनों वस्तुओं में भारी होगा उसका संवेग अधिक होगा। एक चीज और दिखाएं आपको, दो समान संवेग में गतिशील वस्तु में भारी वस्तु का वेग दिख रहा है, दोनों का संवेग समान है। ठीक है, दो वस्तुएं चल रही हैं, उनका संवेग समान है, तो गतिशील वस्तु में भारी वस्तु का जो वेग होगा, यानी जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा, उसका वेग कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि हमको संवेग को दोनों को बराबर करना है। तो बराबर अगर हम करना चाहते हैं, अगर दोनों के हमने सूत्र लिख दिया, तो जो भारी वस्तु यानी जिसका अगर दोनों को बराबर करना है, तो भारी वस्तु मान लीजिए m2 है, ठीक है, हल्की वस्तु m1 है, तो इसके वेग को बढ़ा करके ही इसके मान को बराबर किया जा सकता है। जैसे m1 का मान अगर कम है m2 से, ठीक है, और इस दोनों का हम p1 p2 इक्वल करना चाहते हैं, तो इसमें गुणा ही तो करेंगे। यहाँ किसी चीज़ का गुणा करेंगे, जैसे यहाँ v2 का गुणा करेंगे, यहाँ v1 का गुणा करेंगे, तो v1 का मान हल्की वस्तु के लिए v1 जब बड़ा होगा तब तो दोनों के बराबर होगा। इसीलिए कहा जाता है कि अगर दो वस्तुएं समान संवेग से चलें तो भारी वस्तु का वेग कम होगा और हल्की वस्तु का वेग अधिक होगा। क्लियर हो गया? चलिए एक और देखते हैं। अब आप देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो देखिए एक द्रव्यमान की हमने परिभाषा डाली है, किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा, यानी किसी वस्तु में जो पदार्थ उपस्थित होते हैं, है ना, निहित पदार्थ की मात्रा उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है। ठीक है, एक बात तो ये और भी याद रखना चाहिए कि द्रव्यमान किसी वस्तु का नहीं बदलता। ठीक है, नॉन चेंजेबल है। जैसे 10 kg का आपने वस्तु ले लिया तो उसका द्रव्यमान 10 kg हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका मात्रक होता है SI पद्धति में या MKS में kg, और CGS पद्धति में वो मात्रक हो जाता है ग्राम। फुट पाउंड का अगर पद्धति लेते हैं, फुट पाउंड सेकंड का, तो उसमें हो जाएगा पाउंड। ठीक है, तो ये है आपका क्या कहते हैं, द्रव्यमान। भार क्या है? किसी वस्तु पर पृथ्वी के कारण लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उस वस्तु का भार कहलाता है। ठीक है ना, जैसे ये आप पृथ्वी है, यहाँ कोई वस्तु है, वस्तु जितने बल से इसको खींचती है, इस द्रव्यमान की वस्तु को जिस बल से ये पृथ्वी खींचती है, वह बल ही उस वस्तु का भार कहलाता है उस स्थान पर, यानी जिस स्थान पर है। देख लीजिए, पृथ्वी है, किसी वस्तु को खींच रही है और इस बिंदु P पर है, तो जिस बल से इस P पर खींचेगी, P बिंदु पर उस वस्तु का भार कहलाएगा। सब मिला के स्थिति क्लियर कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये भार अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है। ठीक है ना। अब देखिए, किसी वस्तु पर पृथ्वी के कारण लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उस वस्तु का भार कहते हैं। W बराबर होता है mg न्यूटन। इसके कुछ निरपेक्ष मान हैं आपके, देख लीजिए। निरपेक्ष मान में न्यूटन आता है, डाइन आता है ना। ये बल ही है, यानी कि भार एक प्रकार का क्या है, बल है। तो SI में इसको न्यूटन कहते हैं, CGS में इसको डाइन कहते हैं। गुरुत्व मात्रक में kg भार या kg वेट भी कहते हैं इसको MKS में, और ग्राम में भार CGS में कहते हैं। याद रहेगा आपको। थोड़ा सा और देखते हैं, इसमें थोड़ा और चीज़ समझाते हैं आपको। तो किसी वस्तु का भार अलग अलग स्थान पर अलग अलग होता है। क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी के आसपास या पृथ्वी के तल पर ही वस्तु का पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग अलग होता है।
यानी अगर ये पृथ्वी है आपकी, ठीक है, तो कहा जाता है कि ये पृथ्वी का ये भूमध्य रेखा है और ये ध्रुव है। तो याद रखा जाता है कि पृथ्वी पर जो जी का मान है, जी यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान है, ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है ना, और भूमध्य रेखा पर सबसे कम भी होता है। ये तल की बात हो गई। उसके बाद पृथ्वी तल के ऊपर जाएं हम, इस भाग में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर जी का मान घटता रहता है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे घटेगा। यानी जी का मान पृथ्वी के तल और तल के आसपास ऊपर नीचे करने पे, गहराई में जाने पर परिवर्तनशील है। इसलिए हम कहते हैं कि किसी वस्तु का भार अलग अलग स्थान पर अलग अलग होता है। जैसे पृथ्वी के ध्रुवों पर अधिकतम होता है, यानी वहाँ पर वस्तु भार ज़्यादा होगा। पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, कम होगा। पृथ्वी के तल के ऊपर जाने पर कम होगा, यानी पृथ्वी के तल के ऊपर अगर हम वस्तु को ले जाएंगे तो उसका भार धीरे धीरे क्या होगा, कम होता जाएगा। चंद्रमा पर और कम हो जाएगा, तल पर नीचे जाएंगे तो कम होगा। ठीक है। जी का मान के आधार पर वस्तु का भार क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है। वस्तु का भार का मान बदलता है परंतु वस्तु का द्रव्यमान नहीं बदलता। क्लियर। धन्यवाद। अगला वीडियो का वेट करिए। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आपको वीडियो मिल जाए आसानी से, वरना सर्च करना पड़ेगा और क्रम से मिलना मुश्किल होगा। ठीक है। धन्यवाद।